जिया के घर का आंगन भरा हुआ था। कहीं टेंट वाले रस्सी तान रहे थे, कहीं दो आंटियां एक ही फूलमाला पर बहस कर रही हैं। दीवारों पर फेरी लाइट्स आधी लगी हुई थी और आधी जमीन पर गिरी हुई थी। काम पूरा होने से ज्यादा बिखरा हुआ दिख रहा था। तभी जिया की बड़ी बहन अनन्या हाथ में क्लिप बोर्ड लेकर दौड़ती हुई आती है। सुनो सब लोग, कोई फूल वाले भैया से बोलो कि मैरीगोल्ड की क्वांटिटी डबल करनी है। और ये हल्दी वाली थाली किसने फ्रिज में रख दी थी? एक आदमी चीजें संभाल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सभी अपनी मन मर्जी करते फिरेंगे। ब्याही थाई बेटियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता बेटा। और वैसे इस घर में तू भी मेहमानों की तरह ही आई है, तो हमें मत बता कौन अपनी मर्जी का कर रहा है और कौन नहीं। शुक्र मानिए भाभी कि आपके नंदोई मेरे साथ में नहीं है, वरना उन्होंने इस लड़की की ऐसी बोली सुन ली होती ना तो एक कान के नीचे लगाती इसके। शादी होकर विदेश क्या चली गई, खुद को राजकुमारी समझने लग गई। क्या बात हो गई अनन्या? इवेंट प्लानर रख लिया था ना तुमने? जब वो सब कुछ अच्छे से कर रहे तो तुम तेज क्या बन रही हो? क्या चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी ना हो? हाँ, वृंदा को पता चला ना उसकी शादी पर लोग इस तरह से तमाशे कर रहे हैं तो रो रो कर आंखें सुझा लेगी। फॉर गॉड सेक मम्मी, तुम तो पढ़े लिखो जैसी बात करो। इवेंट प्लानर को सिर्फ रखने से नहीं हो जाता, उन पर नजर भी रखनी होती है। और खुशी की बात यह है कि सुबह 7 बजे से इवेंट प्लानर फोन ही नहीं उठा रहा। अगर उसने अरेंजमेंट सही से नहीं की तो बेड़ा गर्क हमारा ही होगा। तुम्हारी दूसरी बेटी की शादी है, वरना मुझे क्या है? क्या इवेंट प्लानर फोन क्यों नहीं उठा रहा? घर जाकर देख उसके। अरे रोहन, कहाँ है तू? हे भगवान, अब क्या होगा? शादी सर पर है, ये इवेंट प्लानर फोन नहीं उठा रहा। तेरे पापा का भी पथरी का ऑपरेशन ना हुआ होता तो एक वक्त पर 4 शादी सल्टा देते। वो किसी पर इस तरह निर्भर थोड़ी ना होना पड़ता मुझे। लड़के वाले ठीक ही कह रहे थे, प्लानर पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। उनके हाथों में पूरी शादी की जिम्मेदारी देते थे हम, तो इस तरह फजीयत तो नहीं होती हमारी। घर के हॉल में हो रहे हंगामे से बेखबर जिया आराम से अपने लैपटॉप पर कलर पैलेट और थीम प्लान कर रही थी। तभी अनन्या जिया के पास आती है। देख जिया, तुम्हें करनी थी ना अपनी दीदी की वेडिंग प्लानिंग, तो कर लो। क्या मतलब? स्ट्रेट बात यह है कि इवेंट मैनेजर कहीं गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है, तो कपड़े, थीम, एंट्री, डेकोर सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। जिया शौक से अपने हिसाब से थीम डिसाइड कर रही थी ताकि इवेंट मैनेजर को 4 बातें सुनाकर उसके काम में कमी निकाल सके। पर उसे क्या पता था कि ये सारा भार तो उसके सर पर ही आने वाला है। जिया अपनी बहन की बात सुनकर चौंक जाती है। दीदी, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन है, मैं अकेले नहीं, लड़के वाले की साइड से बात कर ली है मैंने। वहां अर्जुन पहले ही सब कुछ मैनेज कर रहा था। अब यहाँ से तुम भी आ गई हो तो अर्जुन और तुम दोनों मिलकर सब मैनेज करो। जो पैसा देना होगा हम तुम्हें दे देंगे। अब किसी धोखेबाज मैनेजर से तो तुम बेहतर ही हो ना, और इसी बहाने तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई हमारे किसी काम भी आ जाएगी। वृंदा दी की शादी की तैयारियां मुझे करनी है, वो भी विक्रांत जीजू के भाई के साथ मिलकर। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। यहाँ लड़की वाले घबराए हुए थे तो वहाँ लड़के वालों के घर में भी केओस चल रहा था। अर्जुन छत पर 2 डेकोरेटर्स को समझा रहा था। भैया, ये जो आर्च है ना, ये मेहंदी में था, अभी हल्दी के लिए सिंपल रखना था। ऐसा क्यों? अरे सुन रहे क्या भैया? अर्जुन डेकोरेटर्स के साथ अपना दिमाग खराब कर रहा था कि रिया फोन हाथ में पकड़े चिल्लाती हुई छत पर आती है। भैया, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप और भाभी की सिस्टर ही सारा काम संभाल रहे हैं? मतलब ऑफिशियली आप मैनेजर बन गए? 2 दिन बाद ही फंक्शन थे, इसलिए। पर हल्दी के दिन मेहंदी के रंग के कपड़े कौन पहनता है? ये दिन मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा जिया। अजीब नहीं दिखूंगी क्या मैं? अरे तो उसमें जिया क्या करेगी? अर्जुन बेटा भी तो इस प्लान में शामिल है। अब लड़के वालों ने सोचा है कि हल्दी में हरे रंग के कपड़े पहने जाएंगे, तो शांति से पहन लो। और ये रंग वक का चक्कर अब आया है, हमारे समय तो फुर्सत ही नहीं थी किसी को नए कपड़े लेने की। तेरी बड़ी मौसी ने जिस साड़ी में हल्दी की थी उसी साड़ी को मुझे मेरी हल्दी पर पहना दिया था, और वो साड़ी भी नारंगी रंग की थी। नहीं तो क्या, बेकार में नए नए कपड़े खरीद कर खर्चा बढ़ाया जिया तूने। बात लड़के वालों का मन रखने की थी तो मैंने साड़ी ले ली, वरना मैं अपने बेटे की मेहनत से कमाए हुए पैसे ऐसे कभी ना खर्च करती। वही तो लड़के वालों की बात है ना माँ जी।
अब वो चाहते हैं कि सभी एक रंग के कपड़े पहने तो पहन लो, इसमें तकलीफ ही क्या है। पहले तो हमने लड़के वालों के सामने इतनी शीखी बिखेर दी, उसके बाद उन लोगों के ही छत पर फंक्शन कर रहे, वो लोग मान जा रहे हैं, यही बड़ी बात है। वृंदा के मन में ये सवाल नहीं आया होगा भाभी? जरूर आपकी अनन्या ने उसके दिमाग में फिजूल बातें भरी होगी। इसकी विदेश में शादी क्या हो गई, खुद को कहीं की राजकुमारी समझने लग गई। हरा रंग तो शुभ होता है कि नहीं जी? वो तो मुझे नहीं पता जी, अब जो कपड़े निकाल कर देती है मैं पहन लेता हूँ, बाकी वो काला पीला नीला या भूरा है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुंदर तो मैं तब भी लगता हूँ जब आप मेरे बाजू में खड़ी रहती हैं। आप बिना ब्याहने लायक भांजियां सामने हैं और आपकी शैतानियां खत्म नहीं हो रही। वैसे अब आप इस घर के बड़े दामाद हैं तो थोड़ी तो मैच्योरिटी वाली बात आपको करनी पड़ेगी, वरना होने वाले दामाद क्या सोचेंगे। लड़के वालों के घर में हल्दी की तैयारी पूरे जोरों पर थी। पीले पर्दे, पीली टेबल रनर, हर कोने में मैरीगोल्ड की मालाएं। तभी डीजे हल्के साउंड में मेहंदी है रचने वाली गाने की टेस्ट साउंड चला देता है। भाई डीजे को बोलो हल्दी प्लेलिस्ट चलाए, मेहंदी वाले गाने भूल जाए। अर्जुन गहरी सांस ले रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, या कम से कम उसे तो लग रहा था कि तभी गेट के बाहर हरी चमचमाती बस रुकती है, जिसमें से लड़की वालों की पूरी फौज उतरती है। चमकीले मिंट ग्रीन, टीली, बॉटल ग्रीन, एमरल्ड रंग में मेल खाते दुपट्टे, मेहंदी जैसे झुमके स्टाइलिंग, भारी भारी फ्लोरल ज्वेलरीज। हल्दी के बीच ये रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने पीले समंदर में अचानक हरा झंडा लहरा दिया हो। लड़की वाले ग्रीन टोन का चलता फिरता चार्ट क्यों बनकर आया है भैया? क्या? नहीं, ये तो फाइनल नहीं हुआ था। शिट। अरे राम, ये लोग मेहंदी का समझ कर आ गए क्या? बस फिर क्या था, लड़की वालों को बस से उतरता देखते ही लड़की वाले विस्परिंग मोड में आ जाते हैं। देखो देखो, लड़की वालों ने पहले ही दिन थीम बदल दी। मैंने तो पहले ही कहा था, उनकी इतनी मानोगे तो यही होगा। कर ली ना अपने मन की। मुझे तो लगता है वो लोग ट्रेंड सेट करने आए हैं ग्रीन हल्दी का। क्यों मासी जी? पर जब पहले ही बात हो गई थी, सारी तैयारियां एक साथ होगी, तो फिर यह क्या हरकत है? हमारे टाइम में तो फंक्शन होता था, आजकल तो रंगों का खेल बना दिया। बात करूंगी मैं महेश जी से, यह हरकत मुझे पसंद नहीं आई। घर के अंदर हो रहे रिएक्शन से बेखबर रजनी मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंटली घर के अंदर आती है। देख वृंदा, कितने फ्रेश लग रहे हैं सब ग्रीन में, तो बेकार ही टेंशन ले रही थी। अभी रजनी ठीक से मुस्कुराई भी नहीं थी कि उसे बैकग्राउंड में सब कुछ पीला दिखता है। अरे ये सब पीला क्यों है? शायद हल्दी की सजावट पहले करती होगी। बेचारे 2 बच्चे ही सारा काम संभाल रहे थे। हमें क्या है, हमें तो अपनी बेटी को विदा करने से मतलब है। तो फिर डीजे ने मेहंदी वाला गाना क्यों नहीं चलाया? गाना तो हल्दी वाला चल रहा है। ये जिया कहाँ रह गई? कहीं गलत फंक्शन पर तो नहीं आ गया? जैसे जैसे लड़की वाले इस फंक्शन में शामिल हो रहे थे, वैसे वैसे लोगों की फुसफुसाहट अब मुंह पर करने वाली इंसल्ट में बदल रही थी। वेलकम आंटीज, मेहंदी है या हल्दी है, सब मिक्स मैच चल रहा है। ये शादी के फंक्शन तो मुझे पहले भी समझ में नहीं आते थे और अब तो और भी समझ में नहीं आएंगे। अभी हल्दी करनी है कि मेहंदी? ये ताने सुनवाने के लिए लेकर आई थी भाभी आप मुझे, या ये सब गलती अनन्या की है। मेरी बिल्लो रानी जी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आप जो रंग पहन ले वो रंग महफिल को झगमगा देता है। अरे फोटोग्राफर, जरा हम दोनों मियाँ बीवी की फोटो तो लेना। जी सर, वैसे सर सही कह रहे हैं मैम, बहुत प्यारी लग रही है आप। बस थोड़ी एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी, मुझे बैकग्राउंड को हरा कर दूंगा या आपके कपड़ों को पीला। ये तो अच्छी इंसल्ट करवाई यार तूने लड़की वालों की। वही मैं सोचूं, इतनी अच्छी खातिर की लिस्ट देने के बाद इवेंट मैनेजर के गायब होने का झूठा बहाना दे दिया लड़की वालों ने, और तुम लोग मान भी गए। ऐसे में तो लोग शादी तोड़ देते हैं। अरे पर ये करंट तो 2 शादी तोड़ने से भी बड़ा निकला, मान गया अर्जुन भाई। लड़की वालों के चेहरे पर एम्बेरसमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे तुम दोनों खाना एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ।
अर्जुन भागते हुए जिया के पास जाता है, जो एक हाथ में फोन पकड़े डेकोरेटर्स को 10 बातें सुना रही थी। ये क्या बात हुई? आप लोगों को पता है ना कि ये तय हुआ था कि हल्दी में सभी मेहंदी के कपड़े पहनेंगे। हम लोगों का आउटफिट तो ग्रीन करवा दिया, पर लड़के वालों के कपड़े कहाँ गए? यही सारे कपड़े स्टिच हुए थे ना? हाँ, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर दिया आप लोगों ने? मैम, हमें तो बस हल्दी के डेकोरेशन के लिए बोला गया था। कपड़े क्या बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, हमें क्या पता। ये काम तो अर्जुन सर देख रहे थे। आप लोगों का काम हो गया ना, तो आप लोग जाइए, मैं आ गया हूँ। ये सब क्या है अर्जुन? तुमने तो मुझे जो फाइल भेजी थी उसमें तो ग्रीन ड्रेस कोड था। अरे मैंने फाइल चेक की, गलती से हल्दी के दिन मेहंदी वाली ड्रेस कोड की थीम भेजी थी मैंने। इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हें पता भी है अर्जुन यहाँ कितना ड्रामा हो जाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? लड़के वाले हल्दी के पीले कपड़ों में और लड़की वाले मेहंदी के कपड़ों में आ गए। हल्दी में मेहंदी के रिश्तेदार कितना ऑकवर्ड लग रहा है। ये सब क्या सोचेंगे कि हमने इस फंक्शन को कितना लाइटली लिया। तभी वहां अर्जुन की मौसी आती है और जिया के दुख को और बढ़ाती हुई कहती है, वो तो लिया ही बेटा लाइटली। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? जरा जाकर मैं बात करूं। हर चीज के लिए हमने हामी भर दी, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप लोग रस्म रिवाज को ही मजाक बना देंगे। पहले हल्दी होती है, उसके बाद मेहंदी होती है। ये आप लोग चाहते हैं कि रस्म भी बदल दे हम? पहले विक्रांत को मेहंदी लग जाए, उसके बाद उसके मेहंदी पर हल्दी चढ़े, ताकि मेहंदी खराब हो जाए। प्लीज मौसी, अब तुम शुरू मत हो जाओ। यहाँ सब मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये गलती लड़की वालों की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हो गई है। अब जाकर मौसी खाना एंजॉय कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लड़की वाले तो आ चुके थे। अब धीरे धीरे गेस्ट की एंट्री भी शुरू हो जाती है और थीम के हिसाब से गेस्ट भी पीले ही कपड़ों में आते हैं, पर वहां हरे कपड़ों में अलग से झगमगाते लोगों को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या मम्मी, तुमने तो कहा था हल्दी का फंक्शन है, हल्दी बोल के तो मेहंदी में ले आई। मुझे इतना खराब लग रहा है। बताओ, लड़के वालों ने तो मेहंदी के कपड़े पहन रखे, मजाक बनाओगे तुम मेरा? अरे बेटा, डेकोरेशन भी तो हल्दी का ही है। बाहर कपड़ों में कोई पहचान भी नहीं आ रहा है। विक्रांत का है वो भी नहीं दिख रहा। तेरे पापा को साथ आना चाहिए था। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है हम कहीं किसी गलत पते पर नहीं आ गए। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसमें वृंदा कोने में जाकर रोने लगती है। ये सब तुम्हें मेरे साथ ही करना था भगवान। पहले 11 लड़कों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, 12वां तैयार हुआ तो पापा के पेट में पथरी का दर्द उठाया। ऐसे में उनका ऑपरेशन हुआ, फिर इवेंट मैनेजर भाग गया। पर इवेंट मैनेजर के भागने के बाद भी तुम खुश नहीं हुए, तो इतना बड़ा ब्लंडर किया। नहीं करवानी थी शादी तो मुझे रिजेक्ट करवा देते भगवान, और कितना बर्दाश्त करूं मैं, कितना। सिसकती हुई वृंदा की आवाज सुनकर विक्रांत भागता हुआ उसके पास आता है। अरे इसमें रोने की क्या बात है वृंदा, आई एम सो सॉरी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा तुम बोलो तो मैं हल्दी के कपड़े पहनकर आ जाऊं? तुम्हारे कपड़े ठीक ही है, हल्दी वाले, मेहंदी के कपड़ों में तो हम आ गए। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। किसी को लग रहा है कि हम कोई डांस इवेंट के लिए आए और वक्त से पहले पहुंच गए, तो किसी को लग रहा है हम लड़के वालों से अलग दिखने के लिए इस अवतार में आए। देखो, शादी के पहले तुम शर्मा थी, पर अब तुम अग्रवाल होने वाली हो, राइट? मतलब तुम पर मेरा रंग चढ़ने वाला है, तो इसी को थीम बना देते हैं कि लड़की वाले हरे रंग के कपड़े में इसलिए आए हैं ताकि जब दूल्हे की उतरी हल्दी उस पर चढ़े तो वो अंदर और बाहर से दूल्हे की हो जाए, यानी कि मेरी। और वैसे भी हल्दी खत्म होते होते सब पीले ही हो जाते हैं। ये सुनते ही वृंदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों होने वाले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी के सामने पहुंचते हैं। विक्रांत उंगली उठाकर लड़की वालों की तरफ इशारा करता है। आप सब सोच रहे हैं कि लड़की वाले मेहंदी के कपड़े पहनकर गलती से तो नहीं आ गए? ये सुनते ही सब चुप हो गए, सबकी सांसें अटक जाती है। OMG, ये नाटक तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। जिज्जू गुस्सा हो जाएंगे ये नहीं सोचा था मैंने। सो लेट मी डिस्क्लोज द फैक्ट। सच यह है कि वृंदा का परिवार ग्रीन टोन इसीलिए पहनकर आया है ताकि मेरी हल्दी का रंग जब इस पर चढ़े तो ये पूरी तरह मेरी हो जाए। अरे वाह वाह, क्या बात कही है। विक्रांत आगे बढ़कर वृंदा का हाथ अपने हाथ में लेता है। मेरी हल्दी का पीला तुम्हारे हरे से मिलकर वो रंग बनाएगा जिसमें सिर्फ हम होंगे, मैं और तुम।
वृंदा की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, पर इस बार मुस्कान के साथ। दोनों पक्ष के लोग भावुक हो जाते हैं। विक्रांत हंसते हुए क्राउड की ओर मुड़ता है। और आप सबको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जब हमारी बात पक्की हुई थी तब वृंदा ने मजाक में कहा था, तुम्हारी हल्दी का रंग मुझ पर तभी जमेगा जब पहले मुझे हरे रंग में देखोगे। वृंदा चौंक कर उसे देखती है। मैंने कब कहा? विक्रांत आंख मारकर विस्पर करता है। ऑडियंस को थोड़ा रोमांटिक मीत भी चाहिए होता है। भीड़ इस झूठे किस्से को देखकर खिलखिला उठती है। लड़की वाले भी गर्व से मुस्कुराने लगते हैं। डीजे तुरंत गाना बजा देता है, मेहंदी है रचने वाली, हल्दी भी लगने वाली। सब हंसते हैं। दादी ताली पीटती है। अरे ये तो दोनों रस्में एक साथ हो गई। मैं तो भाई के पहले भाभी को रंग लगाऊंगी। मौसी जी वृंदा की नाक पर हल्दी की बिंदिया लगा देती है। लड़की वालों की तरफ से एक मामा उछलते हुए आते हैं। हमारी भांजी को तो हम ऐसे रंगेंगे कि घर जाते वक्त बेटी पहचान ना आए। अरे इतना भी मत लगा देना कि फोटो में दुल्हा कौन है और दुल्हन कौन है पहचान में ही ना आए। इतनी अच्छे से हल्दी पूरी होती है जितनी किसी इवेंट मैनेजर भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। जिया अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराती है। मुझे पता था हम दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो वो सही ही होगा। मतलब? और बड़ी बहन की शादी में छोटी बहन को कुछ इस तरह उसका हमसफर मिल जाता है। पहले की बात करें तो लड़के लड़की की शादी करवाते वक्त लड़के का खानदान, उसे कोई गलत आदतें तो नहीं है, लड़का मेहनती तो है, ये सब देखा जाता था और लड़की के गुण और संस्कार देखे जाते थे। पर जैसे जैसे जमाना बदलता गया वैसे वैसे लोगों का नजरिया भी बदलता गया। अब लड़के के पास पैसा कितना है और कितनी जमीनें हैं ये देखा जाता है, और लड़की पढ़ी लिखी तो है ये देखा जाता है। अब पढ़ाई और पैसा कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं ये तो आजकल देखने वाली बात हो गई है। जानकी, तुम्हें आकाश के लिए कोई लड़की समझ में आई या नहीं? मैंने तो कई जगह आकाश के लिए बात चलाई है। कल ही मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ भी कई सारी औरतें अपनी बेटियों के साथ आई थी। वहाँ भी मैं आकाश की बात चला के आई हूँ। ये सही किया तुमने। पर देखना, लड़की पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की होनी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लड़की सुंदर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने आकाश के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूँगी। एक तरफ जवेरी लाल का परिवार अपने बेटे आकाश के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की तलाश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिया की माँ को आकाश का परिवार पसंद आ गया था। अरे मैं कह रही हूँ, कल ही तो वो आई थी फंक्शन में, कितने सारे गहने पहने थे उन्होंने, सर से लेकर पांव तक एकदम टिप टॉप थी। कितनी महंगी तो साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। वो अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है। मैं तो कहती हूँ हमारी रिया उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर क्या तुम्हें लगता है कि रिया इस रिश्ते के लिए मानेगी? अरे आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सबसे ज्यादा सुखी है इस दुनिया में। रिया भी तो हमेशा से कहती है कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं, तो आकाश से बेहतर लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ तुम जल्दी से रिया से बात कर लो, तो हम आकाश के साथ उसका रिश्ता तय कर दें। हाँ बस, आज वो ऑफिस से जैसे ही घर आएगी ना, मैं उससे बात कर लूंगी। कावेरी और चंदन दास को आकाश का परिवार बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि उनके पास काफी सारा पैसा था। हर माता पिता की तरह वो भी अपनी बेटी की शादी एक बड़े पैसे वाले खानदान में करवाने की सोच रहे थे। ओहो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई मेरी शादी को लेकर। अरे तो अब तेरी उम्र भी तो हो गई है ना, अब नहीं करेगी तो कब करेगी फिर शादी? माँ, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? वही तो बात है ना, तो इतनी मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए। अरे मैंने तेरे लिए ऐसा घर ढूंढा है कि तुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। आराम से रानी बनकर रहेगी तू उस घर में। अच्छा, लड़का क्या करता है? अरे वो छोड़ना कि क्या करता है, तू तो बस ये सोच कि तेरे जितने भी सपने हैं ना, विदेश में घूमने के, नए नए कपड़ों के, वो सब पूरे हो जाएंगे।
उस घर में तुझे किसी भी चीज की कोई कमी ना होगी। अच्छा, इतना पैसा है उनके पास? अरे उनके पास इतनी जमीनें हैं, घर है, सब कुछ उन्होंने किराए पर दे रखा है। लाखों में तो किराया आता है उनका। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बहुत खुश रहेगी तू उस घर में। पर उनके पास इतना पैसा है तो वो मुझे क्यों अपने बेटे के लिए पसंद करेंगे? अरे उन्हें सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, और तुझ में वो सारे गुण हैं बेटा। ठीक है माँ, अब आप उनकी इतनी तारीफ कर रही हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात बेटा। देखना, तेरी शादी पे भी इतना खर्चा करेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। रिया की माँ ने रिया को आकाश के घर वालों के बारे में बताकर मना लिया था और रिया भी खुश थी कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में तय हो रही है। आकाश के घर वालों को भी रिया पसंद आ गई थी। हमें भी रिया बहुत पसंद है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी, सुंदर पढ़ी लिखी। अरे रिया तो बहुत पढ़ी लिखी है, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हमें जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसे, हम जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रिया और आकाश के परिवार ने मिलकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। रिया के लिए शादी में बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे और गहने आए थे उसकी ससुराल की तरफ से, जिसे देखकर रिया काफी ज्यादा खुश थी। कितने सुंदर और महंगे गहने हैं ना। हाँ माँ, सच में बहुत सुंदर है। और ये मेरी शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल जैसा कटरीना ने पहना था ना, वैसा ही है। मैंने कहा था ना तू राज करेगी, राज उस घर में। हाँ, सच्ची कहा था माँ आपने। रिया और आकाश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और रिया पहुंच जाती है अपने ससुराल। ये कमरा तो काफी अच्छा है, कितना बड़ा भी है ना। हाँ, ये स्पेशली हमारे लिए बनवाया है मम्मी ने। मुझे तो बहुत पसंद आया सच में। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तुम आराम की ज़िंदगी जी सकती हो यहाँ बिल्कुल मज़े से। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कुछ दिनों बाद ना अपनी जॉब फिर से चालू रखना चाहती हूँ। वैसे तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ। रिया आकाश के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में आकाश के सब रईस दोस्त आए हुए थे। और आकाश, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, तू सुना क्या चल रहा है? बस अभी एक और ज़मीन का सौदा किया है, वो किराए पे दे दी है, उसी के पैसों से ऐश करूँगा अब। बढ़िया है, मज़े से ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो आप क्या काम करते हैं वैसे? जो आपके पते करते हैं वही। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसका मतलब है इसकी भी कई सारी ज़मीनें हैं और सब किराए पर दे रखी है, बस उसी की कमाई से मौज करता है। हाँ, आकाश से ही तो सीखा है भाई, किराए की कमाई होती रहती है और हम मज़े लेते रहते हैं। वो तो ठीक है, पर हमें कुछ अपना भी करना चाहिए ना, जैसे कोई व्यापार, जॉब या और कुछ नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? कैसी बात कर रही हो? जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर और कुछ क्यों करना? किराए पे ज़मीन देना भी तो काम ही है ना, एक तरह का बिजनेस ही तो है। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी भी ना बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो अपनी ज़िंदगी मौज के साथ जी रही है। हाँ, पर रिया को तो जॉब करना पसंद है और इसलिए मैं भी उसे रोकना नहीं चाहता। रिया को आकाश का कुछ ना करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन आकाश तो पहले से ही यही करता आ रहा था। लेकिन उसने रिया को जॉब करने से नहीं रोका। कुछ दिनों के बाद, आज से मैं फिर से जॉब शुरू कर रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। वैसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी जॉब या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कहा ना हमारी इतनी ज़मीनें किराए पर दी हुई है,
तो हम अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। रिया, हम कुछ और करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद क्यों करें? ठीक है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। ठीक है, बाहर कार खड़ी है, तुम उसमें चली जाओ। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। रिया ने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और अब वो आकाश पर भी दबाव डाल रही थी कि वो भी जॉब करे या कोई मेहनत वाला काम करे, जबकि आकाश का कहना भी गलत नहीं था कि जब वो किराए से ही इतने पैसे कमा रहा है तो और कुछ करके अपना पैसा और समय क्यों बर्बाद करे। अब इन दोनों की आगे की जिंदगी क्या रुख लेती है वो तो रिया और आकाश पर ही आधार रखता है। किराए की कमाई पार्ट 2। रिया एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की है जिसने आकाश के साथ शादी की है, जिसके पास इतना पैसा और ज़मीनें हैं कि वो उन्हें किराए पर रखकर काफ़ी पैसा कमाता है। रिया को भी हमेशा से ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी और शादी के बाद आकाश ने रिया को हर वो खुशी दी है जो एक लड़की कभी अपने सपने में देखती है। लेकिन रिया ने अब अपनी जॉब फिर से चालू कर दी है और अब उसके विचार शायद कुछ बदलने से लगे हैं। बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, ज़्यादा काम था जो ऑफिस में। मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे, क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? सब कुछ तो है हमारे पास। ये सब मैंने या तुमने नहीं कमाया आकाश, इसलिए मैं ज़िंदगी में वो करना चाहती हूँ जो मेरा है। ये मेरा तुम्हारा क्या होता है? सब कुछ हमारा ही तो है। तुम्हारा कैसे हुआ? इनमें से कुछ भी तुमने नहीं कमाया। ये ज़मीनें, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरे नाम पर ही है और मैंने ही इन्हें अच्छी जगह किराए पर दिया है। इनसे जो मुनाफा होता है वो मेरा ही तो हुआ ना। ऐसा नहीं है आकाश, ये सब तुम्हारे पुरखों का है, तुम बस किराए की कमाई खा रहे हो। हाँ तो वो भी ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? मैं कोई गलत काम करके तो पैसे नहीं कमा रहा, ना ही कहीं उड़ा रहा हूँ। मैं सब कुछ अच्छी जगह पर किराए पर देता हूँ जिससे मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। किसी की कोई चोरी तो नहीं की मैंने। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपना करना चाहिए। रिया, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ये सब हमारा ही है। हमारा नहीं, तुम्हारा। मैं अपने पैसे कमा रही हूँ मेहनत करके, बस वही मेरे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो आजकल तुम? कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाने दो, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। रिया का बर्ताव दिन ब दिन कुछ अजीब सा होता जा रहा था। अब वो हर बात पर चिढ़ने लगी थी। रिया, ये देखो, आज मैंने नई कार ली है, कैसी है बताओ तो? नई कार? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 कार है ना। हाँ, पर ये मार्केट में नई आई है तो मैंने ले ली। आकाश, क्या जरूरत थी इन सब पर फालतू पैसे खर्च करने की जब इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अरे तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? कार ही तो ले ली है, कोई चोरी थोड़ी की है किसी की। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है आकाश, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है ना। मेरे नहीं है इससे क्या मतलब है? मेरे नहीं तो किसके है? ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो ना, वो बस किराए की कमाई है और कुछ नहीं। रिया, ये क्या हर बात पे जब देखो किराए की कमाई करती रहती हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी, ठीक है? मैं भी किसे समझा रही हूँ, छोड़ो, जाने दो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेहनत करके कमाना क्या होता है, अपने पैसे कमाना क्या होता है। रिया और आकाश के बीच की लड़ाइयाँ आजकल बढ़ती जा रही थी। दोनों में हर छोटी बात को लेकर बहस होती थी, लेकिन फिर दोनों बात को संभाल लेते थे। लेकिन ये कब तक चलने वाला था ये कोई नहीं जानता था। सुनो, आज मेरे ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, सब अपने पार्टनर्स के साथ आने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलना ना। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूँगा। रिया और आकाश शाम को पार्टी में पहुंचते हैं, जहां आकाश अपनी नई कार लेकर पहुंचता है। वो इतनी महंगी कार थी कि कंपनी के मालिक के पास भी नहीं थी। रिया के साथ काम करने वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो ठीक, महंगी कितनी है? मार्केट में बहुत कम मॉडल है इसके। हाँ, आकाश को नई नई कार्स खरीदने का शौक है। हाँ, पैसा है तो क्यों नहीं खरीद सकते, इसलिए मौज करनी चाहिए जिंदगी में।
रिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं? फिर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रही हो? सर, पैसा मेरे ससुराल वालों के पास है, मेरे पास नहीं। मुझे मेहनत करके पैसा कमाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, चाहे 25,000 कमाने में आपकी पूरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन जिंदगी को जीने के बजाय जो आपके पास है उसे बस कोसते रहो। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको बस मिला है, आपने कमाया नहीं है। आपको जो चीज मिली है इसका मतलब ये है कि आप इसके हकदार हैं। क्यों, आप लोग इसे एग्री करते हैं कि नहीं? हाँ, सही बात है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी को जीती, यूँ मजदूरी नहीं कर रही होती कंपनी में। पर जिंदगी में बिना मेहनत बस बैठा रहना और ऐश करना, ये भी तो बेवकूफ़ी है। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, अक्सर वो लोग यही ज्ञान देते हैं। सही कहा आपने। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग। अगर पैसा अपनी मेहनत से कमाया हो तो बाप दादा का पैसा तो बैठे बैठे सबको मिल जाता है। अगर ऐसा होता तो इस ऑफिस में सब लोग काम नहीं कर रहे होते, मेरी तरह जिंदगी के मजे ले रहे होते। रिया और आकाश पार्टी में एक दूसरे पर ताने कसने से नहीं चुके, लेकिन ये लड़ाई घर जाकर और ज्यादा बढ़ गई। तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाने ले गई थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की या तुमने? शुरुआत तो तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये चंद पैसे कमा लेती हो, इससे खुद को मैडम समझने लगी हो? कम से कम मैं मेहनत से कमाती तो हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किराए की कमाई से पैसे उड़ाते रहो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से ही तुमने मुझसे शादी की थी, याद है या याद करवाऊं? ये किराए की कमाई की वजह से ही तुम आज इतने बड़े घर में रहती हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम पूरी जिंदगी बस यही सब करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करती ही नहीं। और अगर मुझे पता होता कि तुम शांति से सुकून की जिंदगी नहीं जी सकती तो मैं भी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहता। आखिर कमी क्या है तुम्हें इस घर में? मैंने कौन सी चीज नहीं दी तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने दम पे कुछ करना बहुत जरूरी है, पर तुम हो कि इतनी सी बात नहीं समझ रहे। अगर मेरे पास किराए की कमाई इतनी अच्छी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज से? तुम भी खुश रहो, मुझे भी रहने दो। अरे तुम क्यों बेफिजूल के कारण बीच में ला रही हो? तो क्या तुम पूरी जिंदगी बस यूं ही घर में बैठे किराए की कमाई खाते रहोगे और कुछ नहीं करना जिंदगी में? इंसान पैसा कमाता इसलिए है कि वो सारी चीजें हासिल कर सके, और वो सारी चीजें मेरे पास है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है इस चीज से? अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम ही कहती कि तुमसे शादी कर ली, एक अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकती मैं। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम मर्द कभी हमें समझ भी नहीं सकते। हमारे उसूल, हमारी चिंता तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी बस ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, अपने दम पर कुछ कर दिखाने की लगन होनी जरूरी है। ये सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है बस। असल लाइफ में तो पैसा ही काम आता है। मेहनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। तुम चाहती क्या हो अब ये बताओगी? मुझसे रोज रोज की ये परेशानी नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूं अब।
मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता और मुझे जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं लगता, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ तो फिर यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाँ, तुम अपनी तरह से जिंदगी जियो और मैं अपनी तरह से। ठीक है, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने माता पिता के घर जा रही हूँ, पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। रिया और आकाश की बढ़ती लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था कौन गलत, इसका फैसला करना तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? सपना का पति घर में अकेला काम करने वाला था, जिस वजह से घर का सारा खर्च सपना के पति दीपक को ही उठाना पड़ता था। सपना अपने ससुराल में अपनी सास आशा और ननद कोयल के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, भाभी भैया कहाँ है? तुम्हारे भैया इस समय कहाँ हो सकते? निकल गए ऑफिस के लिए। ये बताओ बात क्या है? क्या भैया ऑफिस के लिए निकल गए? भाभी अभी ना मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे पर बात क्या है, मुझे बता कर तो जाओ। सपना कोयल से पूछती है, पर कोयल अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती और अपने भैया को आवाज देती हुई घर से बाहर जाती है, जहां उसका भाई गाड़ी स्टार्ट करके बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। अब कोयल अपने भाई को रोक लेती है और अपने भैया से कुछ पैसे मांगती है। उसी वक्त सपना भी वहां पहुंच जाती है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको बताया था ना 10 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज की, मुझे कुछ पैसे चाहिए, भूल गए क्या? अरे हाँ, अच्छा ये पकड़ पैसे, अब मुझे ऑफिस जाने दे, मुझे जल्दी जाना है। ये क्या बस 100 रुपए? भैया मैं आपसे किराया नहीं कॉलेज की फीस मांग रही हूँ, किराया तो मैंने बचा कर रखा हुआ है। कॉलेज की फीस? अभी कुछ महीने पहले ही तो फीस दी थी, भला इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? भाभी वो कॉलेज की फीस थी, एग्जामिनेशन फीस भी तो बनी होती है ना, मैं उसी के पैसे मांग रही हूँ। सपना रहने दो ना, फीस तो देनी ही है, 10 तारीख तक की लास्ट डेट है ना। ठीक है, मैं तुझे कल दे दूंगा, अभी मुझे जाने दे। इतना बोलकर दीपक ऑफिस के लिए चला जाता है और सपना का मुंह बन जाता है। अब अगले दिन फिर से कोयल अपने भाई से पैसे मांगती है, पर उसे दीपक नहीं मिलता, जिसके बाद कोयल अपनी भाभी से ही पैसे मांगती है। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, भैया आपको देकर गए होंगे ना। अरे मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें दूंगी। और तुम्हारे भैया मुझे कौन सा पैसे देकर जाते हैं? देखो मेरे पास होते तो मैं अपने पैसे तुम्हें दे देती। कोयल के मांगने पर भी सपना उसे पैसे नहीं देती। अपनी भाभी की कंजूसी देखकर कोयल को बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और अपने भाई का इंतजार करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में सब्जी वाला आता है। अच्छा भैया तुम यहीं रुकना, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। बहू जरा पैसे लेकर आना, सब्जी वाले को देने हैं। माँ जी मेरे पास पैसे थोड़ी ना है जो मैं दूं। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दे देती, अभी तो आप अपने ही पैसे दे दीजिए। सपना बहू घर तू और दीपक चलाते हैं ना, अरे मुझ बुढ़िया के पास इतने पैसे होते हैं तो भला मैं तुझसे क्यों मांगती। पर माँ जी मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, आप एक काम कीजिए, सब्जी रहने दीजिए, शाम को आते हुए दीपक ले आएंगे। सपना अपनी सास को सब्जी के लिए पैसे नहीं देती, जिसके बाद आशा सब्जी नहीं ले पाती और वो गुस्से में घर में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सपना का रोना बढ़ता जाता है। सपना कुछ पैसे देना, गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करवाना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, आप कमाते हैं, आपके पास होंगे, कौन सा आप मुझे देते हैं। अरे सपना रोना बंद करो ना, हर समय गरीबी का दुखड़ा यूं गाना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पूरी सैलरी तुम्हें ही देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, अब चुपचाप से दे भी दो। अरे मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। आपने जो पैसे दिए थे वो माँ जी और कोयल से बचे जब तो। आप कुछ दिन ऐसे ही अरेंजमेंट कर लीजिए।
दीपक की गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर फिर भी सपना दीपक को पैसे नहीं देती। इस वजह से अब दीपक बस से आना जाना करता है, पर सपना बस के लिए भी दीपक को पैसे नहीं देती। सपना कुछ पैसे खुले हैं तो दे दो, सुबह सुबह खुलो का बहुत झंझट होता है। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। पता नहीं आप सबको क्या लगता है, मेरे पास पैसों का पेड़ थोड़ी ना है। माँ जी से जाकर ले लीजिए। सपना तुम भी हद करती हो। जा रहा हूं मैं माँ से लेने, तुम्हें तो पैसे देने ही बेकार है। इतने ही पैसे तुम्हें दे दूं, पर तुम्हारा हमेशा का यही रहना होगा कि तुम हद से भी ज्यादा गरीब हो। कभी तुम्हारे पास पैसे होते भी है? दीपक सपना से नाराज होकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना हर समय इसी तरह अपना रोना दिखाती और जरूरत पड़ने पर भी किसी को पैसे निकाल कर नहीं देती। सपना की इस हरकतों से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। बेटा, तेरी बीवी ने तो हद कर दी है। मुझे तो लगता है तेरी बीवी से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो हद से ज्यादा गरीब हो चुकी है। जब भी इससे पैसे मांगो ये कहती है मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। हाँ भैया, मैंने भी दवाई के लिए भाभी से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे भी यही जवाब दिया, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है। माँ, मैं क्या करूं? मैं खुद सपना की इन हरकतों से परेशान हो चुका हूं। अब मैं इसके हाथ में पैसे ही नहीं दिया करूंगा। जब सच में उसके पास पैसे नहीं होंगे ना, तब इसे अकल आएगी। अब सपना के ससुराल वाले उसे सुधारने के लिए एक प्लान बनाते हैं और दीपक अपनी सारी सैलरी सपना को ना देकर अपनी माँ के हाथ में देता है। आशा पूरा घर काफी अच्छे से चलाती है, पर बेचारी सपना, उसे तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन जब से दीपक जी ने मुझे पैसे देने बंद किए तब से मैंने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ जी से कुछ पैसे लेकर शॉपिंग करने चली जाती हूँ। अब सपना शॉपिंग करने के लिए टिप टॉप होकर तैयार हो जाती है और अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दो ना, शॉपिंग करनी है। पर बहू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। महीने का एंड चल रहा है और तू तो जानती है ना, महीने के आखिर तक में तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए? ऐसे कैसे? हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे बहू, इतना नाराज क्यों हो रही है? तेरे पास तो बहुत पैसे रखे हैं, तो अपने पैसों से शॉपिंग कर लेना। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, अगर होते तो मैं आपसे क्यों मांगती। अब सपना भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं होती, जिस वजह से वो अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाती और घर वालों से मांगती तो उसे वही सुनने को मिलता जो वो पहले बोला करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अपनी दवाई के लिए सपना दीपक से पैसे मांगती है। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं जो आप मेरे लिए दवाई लेकर आओगे। अब मुझे ही कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खुद के लिए दवाई ले आऊं। पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तुम तो जानती हो ना, मैं अपने पास उतने ही पैसे रखता हूँ जितनों की मुझे जरूरत होती है। अब तुम अपने पैसों से दवाई ले आओ ना। अरे मेरे पास पैसे थोड़ी ना है जो मैं दवाई ले आऊं। आप लोग मुझे एक फूटी कौड़ी देते ही कहाँ हो। मुझ जैसा गरीब शायद ही कोई होगा। अरे अरे सपना, रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुमसे प्यार भी। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके जब तुम इस तरह की हरकत करती हो तो हम घर वालों पर क्या बीतती है। चलो मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। ये सुनते ही सपना रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी इस हरकतों की वजह से किस तरह से पूरे घर वाले परेशान हो रहे थे, जिसके बाद सपना इस तरह की हरकतें सपने में भी नहीं करती और दीपक पहले की तरह फिर से सपना को पैसे देना शुरू कर देता है। माँ जी, कुछ पैसे दे दो ना, शॉपिंग करनी है। पर बहू, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। महीने का एंड चल रहा है और तू तो जानती है ना, महीने के आखिर तक में तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए? ऐसे कैसे? हाँ, आपके पास पैसे नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती। अरे बहू, इतना नाराज क्यों हो रही है? तेरे पास तो बहुत पैसे रखे हैं, तो अपने पैसों से शॉपिंग कर लेना। मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, अगर होते तो मैं आपसे क्यों मांगती। अब सपना भी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं होती,
जिस वजह से वो अपना कोई भी शौक पूरा नहीं कर पाती और घर वालों से मांगती तो उसे वही सुनने को मिलता जो वो पहले बोला करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और अपनी दवाई के लिए सपना दीपक से पैसे मांगती है। आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं जो आप मेरे लिए दवाई लेकर आओगे। अब मुझे ही कुछ पैसे दे दो ताकि मैं खुद के लिए दवाई ले आऊं। पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। तुम तो जानती हो ना, मैं अपने पास उतने ही पैसे रखता हूँ जितनों की मुझे जरूरत होती है। अब तुम अपने पैसों से दवाई ले आओ ना। अरे मेरे पास पैसे थोड़ी ना है जो मैं दवाई ले आऊं। आप लोग मुझे एक फूटी कौड़ी देते ही कहाँ हो। मुझ जैसा गरीब शायद ही कोई होगा। अरे अरे सपना, रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुमसे प्यार भी। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके जब तुम इस तरह की हरकत करती हो तो हम घर वालों पर क्या बीतती है। चलो मैं तुम्हारी दवाई लेकर आता हूँ। ये सुनते ही सपना रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी इस हरकतों की वजह से किस तरह से पूरे घर वाले परेशान हो रहे थे, जिसके बाद सपना इस तरह की हरकतें सपने में भी नहीं करती और दीपक पहले की तरह फिर से सपना को पैसे देना शुरू कर देता है।